अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास एंजाइम्स का। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं और हम इस चैप्टर में ओवरऑल किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एंजाइम क्या होते हैं हमें ये पता होगा। ठीक है, उसके बाद हम एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फिर इसके फैक्टर्स जो कि एंजाइम के एक्शन पे बहुत अफेक्ट करते हैं उनको देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे और एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी को डिस्कस करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी जो है उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं, वो किस वजह से आती हैं। बेसिकली यहाँ पे ना ये देखें, मैंने रजिस्टर पे आप लोगों के सामने एक चीज़ रखी है, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंज इन एनी बॉडी। ठीक है, किसी भी जिस्म के अंदर जो चेंजिंग है ना उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ पे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं और इस दौरान हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि एनर्जी हम यूज़ करते हैं। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकअप होता है और उसका क्या होता है, उससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस दौरान एनर्जी हमारे पास क्या है, रिलीज़ होती है। जितनी एनर्जी हमारे पास एनाबॉलिज्म में खर्च होती है उतनी यहाँ पे क्या होती है जी, रिलीज़ हो जाती है। फिर बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे एंजाइम्स की, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं। ठीक है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स विद इन द सेल ही वर्क करते हैं और वो वाले एंजाइम फॉर एग्जांपल जी, सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ऐसा प्रोसेस जो कि विद इन द सेल हो रहा है उसको कहेंगे हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के आउटसाइड वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन का एंजाइम जो होता है वो स्टमक कैविटी के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे देखें तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास बेसिकली एक बायोकेमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ होती है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, लफ्स जो मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब होता है चेंज। अगर आप मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इब्ने नफीस ने क्या किया था जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया था, इसका कंसेप्ट दिया था, जिसने कहा था कि बॉडी के अंदर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगो चेंजिंग। मतलब कि बॉडी के अंदर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या है जी, चेंजिंग होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक सेट होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहा होता है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ये प्रोसेसेस बेसिकली अलाउ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों हो रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए और उसके स्ट्रक्चर्स या उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और ये इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा कह लें के करीब होते हैं इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी को क्या करना होता है जी, मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एक ऐसी टाइप है जिसमें क्या होते हैं जी, लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एनाबॉलिज्म के दरमियान जो है हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, यूज्ड होती है। इसी तरह कैटाबॉलिज्म के बारे में बताया कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल, मतलब कि बड़ा मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल क्या है जी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जितनी एनर्जी हमें एनाबॉलिज्म में देनी पड़ती है उतनी एनर्जी जो है कैटाबॉलिज्म हमें दे देता है, मतलब कि रिलीज कर देता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं ना, बेसिकली वो ट्रांसफ़र होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एंजाइम्स के ज़रिए। क्या बात मैंने की सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ पे देखें आप कि मेटाबॉलिज्म के दौरान एंजाइम्स के ज़रिए जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी वजह से हम इनको
बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट के तौर पे एंजाइम जो हैं वर्क करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं जी, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं और किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली तमाम के तमाम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारे पास रिएक्शन को। ठीक है, ओके। बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ना हमारे पास, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है एंजाइम इनके अंदर काम करके इस रिएक्शन को स्पीड अप तो करवा देता है, लेकिन खुद बजाते खुद ये क्या है, चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे एंजाइम एक्ट करते हैं उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का डिफरेंस आप लोगों के पास आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं, मतलब एक्ट करते हैं और उनको उनकी आगे जो है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे एंजाइम खुद वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और वो एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली जो ऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना हमारे पास बॉडी के अंदर, उन तमाम के तमाम को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट होती है एनर्जी की जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ डायग्राम पे देखें जी, यहाँ पे इस पत्थर को इस जो पीक है ना, चोटी है, इससे यहाँ से नीचे पहुँचाना है। तो यहाँ से ये जो आदमी आपको दिखाया गया है मैन, ठीक है, एनर्जी दे रहा है, यहाँ तक लाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे लाके जब इसको ये छोड़ेगा तो ये क्या है, खुद ब खुद रिएक्शन चलने लग जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। मतलब कि किसी भी रिएक्शन को आप लोग देखें कि जब हम कोई भी घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें क्या करता है, हमें क्या करना पड़ता है, चूल्हा जलाने के लिए ना माचिस को थोड़ा जलाना पड़ता है। ठीक है, माचिस को जलाएं हम गैस पे, गैस के लिए तो क्या होता है, एक बार चलाते हैं, बाकी काम वो खुद ब खुद करती है। तो कोई ना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी से थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी देने की जो रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे पास, मतलब कि जो ज़रूरत होती है हमें एक्टिवेशन एनर्जी देने की, बेसिकली ये हमारे पास एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है ये रुकावट है कि अगर हम यहाँ से इस पत्थर को हिलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और ये हमारे पास क्या है, एक रुकावट है। हम इसको एनर्जी देंगे तो हमारे पास आगे क्या है, रिएक्शन स्टार्ट होगा। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हम किसी भी एंजाइम की जो ये रुकावट है उसको कम कर सकते हैं उनको मिनिमम एनर्जी देकर। मतलब कि रिक्वायरमेंट ही ये है कि हम अगर किसी भी रिएक्शन को एनर्जी देंगे तो एंजाइम जो है इस काम को कम कर सकते हैं, उस रुकावट को रोक सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो रिएक्शन जो हैं वो फास्टरली क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, इनका जो प्रोसीड एट अ फास्टर रेट और बहुत स्पीड अप हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लोड द एंजाइम्स लोड द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। एंजाइम जो होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। they may alter the shape of substrate and reduce the requirement of activation energy for this change। वो कहते हैं कि ये जो होते हैं ना एंजाइम, ये बेसिकली किसी भी सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, किसी भी एंजाइम जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं उस रिक्वायरमेंट को जो कि हमें इस चेंजिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बाज़ दफ़ा जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से भी लोअर करते हैं कि किसी भी सबस्ट्रेट को उसकी करेक्ट सिमत में ले जाके, मतलब कि उसको राइट तरीके से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके भी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखें नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में बताऊंगी। तो ये मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं। इंट्रा सेलुलर आर दोज एंजाइम्स विच परफॉर्म देयर वर्क इनसाइड द सेल।
मतलब एक सेल के अंदर रहते हुए वो अपना काम करते हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होते हैं वो सेल के बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है इंट्रा सेलुलर में, और एक्स्ट्रा सेलुलर में हम किसकी एग्जांपल लेंगे, पेप्सिन एंजाइम की, जो कि हमारे स्टमक के अंदर हो रहा होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ बुक से, तो यहाँ पे देखें एंजाइम्स कैन बी करेक्ट कैटेगोराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट वेयर दे वर्क। अपनी अपनी जगह पे काम करने की बेस पे भी एंजाइम्स को कैटेगराइज्ड किया गया। ठीक है, वो इंट्रासेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं जैसा कि पेप्सिन एंजाइम्स, जो कि एक स्टमक कैविटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, विद इन द सेल नहीं होती है, आउटसाइड द सेल होती है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।